हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे CCT 7 का डिटेल सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को CCT 7 की मैथमेटिक्स पार्ट की आंसर की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, बट कुछ बच्चों को डाउट था कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर यही क्यों होंगे। आज की वीडियो हम ये सारे क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपका सेम है जैसा हमने CCT 6 में किया था, ठीक है। 30 क्वेश्चन और 10-10-10 करके आपके इंग्लिश, मैथ और साइंस के, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 मैथमेटिक्स लिटरेसी पार्ट है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे यूनिट 4 से। थीम ऑफ यूनिट 4 इज पेपर क्राफ्ट। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कबीर इज वर्किंग ऑन एन आर्ट इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। द थीम इज लाइफ इन वाटर। ही हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्कूल ऑफ डिफरेंट कलर्ड फिश सिमिलर टू दिस। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में इस शेप की कबीर फिश बना रहा है, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश मीन्स ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। तो इन दिस ग्रुप ऑल द फिश आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? दैट शेप इज सेम बट साइज में डिफरेंट, ओके। अब इसके बाद क्या कहा हुआ है? ही हैज चोजन टू क्रिएट हिज फिश एज शोन इन द फिगर बिलो। ईच फिश वुड बी मेड ऑफ स्क्वेयर्स एंड ट्रायंगल्स ऑफ पेपर, ओके। तो वो जो फिश तैयार कर रहा है वो इस शेप में होंगे। और इसके बाद क्या कहा हुआ? देयर आर 2 साइजेस ऑफ फिश दैट ही वांट्स टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस ऑफ मटेरियल। He has decided to have the area of each big fish as 352 square centimeter. So students, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर दो टाइप के आपके पास फिश हैं। एक यहाँ पे रहेंगी बिगर फिश और एक स्मॉलर फिश। अब इन दोनों की शेप क्या रहेगी? शेप हमारे पास ये गिवन है एंड दिस शेप इज मेड ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, ओके। तो स्क्वायर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 स्क्वायर्स है और ट्रायंगल्स 1 2 3 ट्रायंगल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो ट्रायंगल्स आपकी बनी हुई है इन 2 ट्रायंगल से एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट्स के एक ट्रायंगल का मतलब है हाफ स्क्वायर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि बड़े वाली जो फिश है उसका एरिया हमारे पास गिवन है, उसका एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो क्वेश्चन 11 है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ईच स्क्वायर। सिंपली आवर क्वेश्चन इज if the area of each big fish is 352 square centimeter, then find the side of that square used in that fish, okay। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप सबको डाउट था कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसको सोल्व करने का आपका मेथड क्या रहेगा। हमारे पास ये जो एरिया दिया हुआ है ना 352 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया एक स्क्वायर का नहीं है, ठीक है। ये आप समझ के चलो, ये एरिया इस कंप्लीट फिश का है। और इस कंप्लीट फिश में कितने स्क्वायर होंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए 1 2 3 4 ये हुए और एक स्क्वायर यहाँ पर बनेगा इन दोनों ट्रायंगल से। और यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट हाफ स्क्वायर। इट मीन्स देर आर 5.5 स्क्वायर्स इन ईच फिश। अब देखिए कि 5.5 स्क्वायर का एरिया है 352, तो हमें फाइंड आउट किसका करना है? एक स्क्वायर का। क्योंकि एक स्क्वायर जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे उसी से तो हम इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 5.5 जो स्क्वायर्स हैं उसका एरिया दिया हुआ है 352। तो 1 जो रहेगा 1 स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ 1 square is equals to 352 divided by 5.5 and this is divisible by 11. So students, 11 5s are 55, then 11 3s are 33, 22. So 32 divided by 0.5. अब यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर यहाँ 0 लगाएंगे और 5 1s are 5, then 5 6 are 30, then remainder will be 2, then 5 4s are 20. It means area of each square is equals to 64 centimeters square. And we know area of square is equals to square of the side of that particular square. So suppose side of the square used in this fish is A. So A square is equals to 64. Then A is equals to 8 centimeter. It means the side of each square is equals to 8 centimeter as I told you in the answer key. So students, मुझे अब लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर used for the smaller fish is half the size used for the bigger fish, then the ratio of their areas. देखो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके पास दो टाइप की फिश आपको पता है कि ये बिगर फिश और ये स्मॉलर फिश है। अब जो बिगर फिश में जो स्क्वायर है इसकी साइड हमें पता चलेगा कि 8 सेंटीमीटर है। अब कहा हुआ है कि स्मॉलर फिश में अगर इसका स्क्वायर की साइड इसकी हाफ होगी मीन्स 4 सेंटीमीटर होगी तो इनके एरियाज़ का क्या रेशियो होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर दो स्क्वायर्स की साइड 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तो उनका एरिया क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द साइड्स। सो 64 इसका होगा और यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर 16। अब इनका रेशियो देख लीजिए आप। स्मॉलर टू लार्जर हमें पूछा यहाँ पर, तो स्मॉलर टू लार्जर 16:64 कैंसिल आउट कर लीजिए। 1:4 विल बी और रिक्वायर्ड रेशियो। यहाँ पर आप स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो भी 1:4 आएगा।
या फिर कंप्लीट फिश का अगर फाइंड आउट करेंगे एरिया तो भी आपका 1:4 ही आएगा। ठीक है, तो एरिया इसका आंसर क्या होगा 1:4। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। What is the total area of the colored paper that Kabir needs in order to create his school of fish? स्टूडेंट्स ये पार्ट इसका है, ये इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ये आपका हॉट क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा हुआ देखिए कि जितने भी इस ग्रुप में फिश हैं उन सभी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मतलब उन सभी में कितना कलर्ड पेपर उसका यूज होने वाला है, तो उसके लिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो मतलब कितनी फिश का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम एक बार इनको काउंट करके देखेंगे कितनी होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हम बिग फिश देख लेते हैं, बिग फिश कितनी होंगी और स्मॉलर फिश कितनी होंगी। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें देन देर आर 3 बिग फिश इन ईच ग्रुप एंड 1 स्मॉलर फिश इन ईच ग्रुप। सो 3 अगर एक ग्रुप में है तो यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स। सो कितनी होंगी 12 बिग फिश, और स्मॉलर ग्रुप में कितनी होंगी मीन्स स्मॉलर फिश कितनी होंगी 4 ग्रुप्स की एक एक करके होंगे आपके 4 फिश। तो हमें इन 16 का एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि एरिया का मतलब वही है कि इनमें कितना कलर्ड पेपर यूज होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट करने का, टोटल एरिया फाइंड आउट करने के 2 मेथड होंगे। मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे या फिर जिससे आपको समझ आ जाए वो मेथड आप यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स जो बिग फिश है उसका एरिया हमारे पास गिवन है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 का तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो 12 फिश का कितना आएगा देखिए। सो 12 2 2, देन 12 5 60, 60 + 2 62, देन अब के बार आएगा यहाँ पर 6, देन 12 3 36 + 6 42। सो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रहेगा एरिया ऑफ बिगर फिश है, बट हमें कंप्लीट का फाइंड आउट करना मीन्स कंप्लीट स्कूल ऑफ फिश। तो ये जो स्मॉलर फिश है 4, इनका भी फाइंड आउट करना होगा। सो हम इनका कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें पता है कि स्मॉलर फिश में स्क्वायर यूज हुआ है, उस स्क्वायर की साइड कितनी, उसकी साइड है 4। ठीक है, तो हम उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, कितना होगा 16। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक फिश में कितने स्क्वायर यूज हुए हैं, तो एक फिश में आपके यूज हुए हैं 5.5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80 यहाँ पे डायरेक्ट होगा, और 16 का जब हाफ करेंगे मीन्स 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहाँ पे होगा ऐड करने से, तो आपका 88 मीन्स कि एक जो स्मॉलर फिश रहेगी इसका एरिया कितना आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ से एक फिश का अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो चारों फिश का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई 88/4, तो हमारे पास 4 फिश का आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस फिश का एरिया फाइंड आउट किया, वो आप एक और मेथड से कर सकते हो। कौन सा मेथड होगा, वो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो बिग फिश है उसका एरिया कितना गिवन है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्मॉलर फिश और बिग फिश का एरिया कितना है 1:4। मीन्स कि अगर बिग फिश का 4 रहेगा एरिया तो स्मॉलर फिश का रहेगा 1, तो अगर बिग फिश का 352 रहेगा तो स्मॉलर फिश का कितना होगा, जस्ट डिवाइड इट बाय 4। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 88। इट मीन्स कि इनका रेशियो हमारा यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये आएगा इसका एरिया 88। ठीक है, स्मॉलर फिश का आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो स्मॉलर फिश है इसमें जो स्क्वायर यूज किया इसकी साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली थी 4 सेंटीमीटर, तो वहाँ से भी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है कि 88 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आएगा, ये आपका वही आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 4 टाइम्स 88 का 4 टाइम्स कितना है 352 वी नो। ठीक है, तो आप इसको 352 को ये जो हमारा है 4224 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 352 + 6754 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको बताया था इसका ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जितना सिंपल आपको लग रहा था उतना सिंपल है नहीं, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका जो एक और मेथड है वो हम कैसे करेंगे, देखिए जो एकदम इजीली हम कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी फिश हैं, टोटल 12 तो है बिग फिश, ओके 12 बिग फिश है और 4 है स्मॉलर फिश। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि एरिया इनका क्या रहेगा, एरिया ऑफ बिग फिश और स्मॉलर फिश, देखिए बिग फिश और स्मॉलर फिश का 4:1। स्टूडेंट्स इसका एरिया का रेशियो का क्या मतलब है कि जो बड़ी वाली फिश है उसका एरिया छोटी वाली फिश से 4 टाइम्स है, तो अगर हम 4 स्मॉलर फिश ले आएंगे 4 स्मॉलर फिश का एरिया तो बड़ी वाली एक फिश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्मॉलर फिश है तो इनको हम एक बड़ी फिश काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो 12 बड़ी फिश थी वहाँ पर अगर हम 13 बिग फिश कर लेंगे, क्योंकि जो स्मॉलर फिश है 4 फिश उसको हमने इसी में इंक्लूड कर लिया। अब 13 बिग फिश का हम अगर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो कंप्लीट स्कूल ऑफ फिश का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी नो एरिया ऑफ बिग फिश इज 352, सो जस्ट मल्टीप्लाई 352/13, हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप
इस ट्रिक से भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टूडेंट्स आपका सोचने का तरीके पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, कोई क्वेश्चन को समझ के करते हैं या उस कॉन्सेप्ट पे आपकी कितनी पकड़ है, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा यूनिट 4 का। अब हम चलते हैं यूनिट 5 और यूनिट 6 पे, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। यूनिट 5 एंड यूनिट 6 आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी। The theme of this unit is movie time. Sania was rummaging her drawer when she found some old movie tickets. With a smile, she remembered seeing the famous cartoon movie, which the adults had also enjoyed. It was a weekday, so the movie theater was not completely full. Some adults and mostly children were at the theater. तो आप समझ गए होंगे पहले की बात है, सानिया जब अपने ड्रॉर को चेक कर रही थी तो उसको कुछ टाइम पहले की टिकट्स मिली, मूवी टिकट्स। तो उसको टिकट्स देख के याद आया कि वो एक कार्टून मूवी देखने गए थे। सो उस मूवी के बारे में बताया गया कि वहाँ पर एडल्ट्स कम थे और चिल्ड्रन ज़्यादा थे और हम सब ने इन्जॉय किया था, ठीक है। अब क्या कहा हुआ, दैट डे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स टू चिल्ड्रन वॉज 3:5। समझ गए, मतलब कि अगर एडल्ट्स 3 होंगे तो चिल्ड्रन वहाँ पे 5 थे, ठीक है। ये है इसका मतलब। नेक्स्ट, ईच पर्सन हैड अ सीट इन द बालकनी और हैड अ सीट इन द स्टॉल्स, कि जितने भी लोग थिएटर में प्रेजेंट थे वो या तो बालकनी में थे या फिर स्टॉल में बैठे थे, ठीक है। नाउ 2/15 ऑफ द चिल्ड्रन हैड सीट्स इन द स्टॉल्स एंड 468 चिल्ड्रन हैड सीट्स इन द बालकनी. There were exactly 1200 seats in the theater. Now our question is how many children had come to watch the movie. तो देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यहाँ से हम पहले देखेंगे कितने तो लोग उस दिन मूवी देखने आए थे और उसमें से कितने एडल्ट्स थे, कितने चिल्ड्रन थे, और चिल्ड्रन में से कितने यहाँ पे बालकनी में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितने बैठे हैं, स्टॉल्स में कितने बच्चे बैठे होंगे वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर लास्ट में कहा हुआ है कि देयर वर एग्जैक्टली 1200 सीट्स इन द थिएटर। तो आप ये गलती मत करना कि डायरेक्ट आप कहीं इसका 3:5 निकालने लग जाओ कि इसके 3:5 मतलब टोटल एडल्ट्स होंगे या फिर चिल्ड्रन होंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन दैट थिएटर वॉज फुल ऑन दैट डे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ सीट्स वहाँ पर खाली पड़ी हो। सो आप 1200 का 3:5 रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। पहले हमें देखना है कि कितने एग्जैक्टली कितने चिल्ड्रन होंगे, कितने एडल्ट्स आए होंगे। तो अगर हम चिल्ड्रन का नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ से हम इस रेशियो की हेल्प से नंबर ऑफ एडल्ट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि उस दिन कितने वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे और कितनी सीट्स खाली थी, ठीक है ना। अब बात आती है कि चिल्ड्रन मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। देखिए इससे पहली वाली लाइन में कहा हुआ है कि उस दिन जितने भी लोग बैठे थे वो या तो स्टॉल में बैठे थे या फिर बालकनी में बैठे थे। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि बालकनी वाले जो बच्चे थे वो है 468, ठीक है, 468। और जो स्टॉल्स में बैठे हैं वो कितने, 2/15। तो 2/15 का मतलब है कि जो रिमेनिंग रहेंगे, रिमेनिंग मीन्स 1 में से अगर माइनस करेंगे तो 13/15। तो 13/15 बैठे होंगे बालकनी में, और बालकनी में जो बच्चे बैठे थे उनका नंबर हमें गिवन है 468। सो इसको हम इक्वेट करके यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और 1 की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो वहाँ से हम 2/15 फाइंड आउट कर लेंगे। और 2/15 अगर फाइंड आउट कर लिया इसका मतलब ये आएगा कि जो स्टॉल में बच्चे बैठे थे उनकी नंबर होगा ये, और बालकनी वाले बच्चे हैं ये, ठीक है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा, और यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एडल्ट्स ऑन दैट डे इन द थिएटर, ओके। सो अब देखिए इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। 13/15 इज इक्वल्स टू 468। जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड, ओके। सो 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 468 डिवाइडेड बाय 13/15। तो 15 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसको कैंसिल आउट करिए। 13 3 जार 39, देन 7 यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, देन 13 6 जार 78, देन 36 इंटू 15 मल्टीप्लाई करिए। 15 6 जार 90, देन 9 आपका यहाँ पर रहेगा, कैरी करेगा आगे। देन 15 इंटू 3 45 प्लस 9 54 मीन्स 540। तो स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू 540 मीन्स टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन दैट डे इज 540, ओके। अब देखिए 540 में से बालकनी में कितने बैठे, 468, ठीक है। तो यहाँ देखिए बालकनी में हम यहाँ पे लिख लेते हैं बालकनी इज इक्वल्स टू 468। तो रिमेनिंग जो रहेंगे वो कहाँ बैठेंगे, स्टॉल में। तो 540 में से 468 माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे आपके, ये बचेंगे 72। अब 72 ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ गिवन स्टॉल में बैठे थे 2/15। सो टोटल का 2/15 फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, 15 3 जार 45, देन रिमाइंडर रहेगा आपका 9, देन 15 6 जार 90, 36 इंटू 2 72 मीन्स 72 चिल्ड्रन हम अगर ऐसे फाइंड आउट करते तो भी आपका स्टॉल 72 आएगा। या फिर हम डायरेक्ट अगर 540 में से
और बालकनी वाले बच्चे अगर माइनस कर देते तो हमारे पास स्टोर वाले बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझना स्टूडेंट्स, इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन दैट डे इन द थिएटर वाज 540। अब अगर 540 चिल्ड्रन है, देखिए इनका मैंने रेशियो क्या बताया था, 3:5, तो 5 और 3 रेशियो गिवन था, तो हम यहाँ पर एडल्ट्स का नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स 5 = 540 अगर है तो 1 क्या होगा 540/5 और 3 क्या होगा आपका 540/5 × 3। इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आएगा 108, 108 × 3, 324। सो नंबर ऑफ एडल्ट्स इन द थिएटर ऑन दैट डे वाज 324। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 540 था आपका 5, सो 1 कितना होगा, जस्ट आप माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। माइंड में कैसे करेंगे, 108 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 की वैल्यू आएगी 108। अब हमें 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा डायरेक्ट, और 8 को 3 से करेंगे तो 24, सो 324। ठीक है, तो 324 आपका आ जाएगा 3, मीन्स नंबर ऑफ एडल्ट्स। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड कम टू वॉच द मूवी। तो ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, कितने 540, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पीपल हैड कम टू वॉच द मूवी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस दिन टोटल कितने लोग देखने आए थे मूवी। तो 540 तो स्टूडेंट्स थे और अभी हमने फाइंड आउट किया कि 324 एडल्ट्स। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखिए 864 पीपल हैड कम टू वॉच द मूवी ऑन दैट डे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देखिए जब मैंने इसका आंसर की प्रोवाइड करी थी इसकी CCT 7 की, तो काफ़ी बच्चों का ये डाउट था कि सर इसका आंसर ये कैसे आएगा। सो आई एम श्योर कि अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स वाज ऑक्युपाइड इन द थिएटर दैट डे। स्टूडेंट्स देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने, उसमें 1200 कहा हुआ है कि उस थिएटर में 1200 टोटल सीट्स हैं। ये देखिए लास्ट पॉइंट में, ठीक है, देयर वर एग्जैक्टली 1200 सीट्स इन द थिएटर। और अभी हमने क्या फाइंड आउट किया कि उस दिन 864 पीपल हैं उस दिन आए थे मूवी देखने। सो 864 इसका कितना परसेंट होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 864 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, इसको कैंसिल आउट करिए। सो 12 1s are 12 एंड 12 6s are 72 होगा, 12 7s are 84, रिमाइंडर रहेगा 2, देन 24 मीन्स 12 2s are 24, सो 72%, मीन्स कि 72% ऑफ टोटल सीट्स वर ऑक्युपाइड बाय द पीपल ऑन दैट डे। ओके, सो 72 यहाँ पर देखिए कौन सा मोर देन 70%, यस, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 72% नहीं है। सो इसमें जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ कौन सा होगा, मोर देन 70%, लेस देन 70% नहीं होगा, मोर देन 75 नहीं है, मोर देन 80% नहीं है। सो एग्जैक्ट आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका यूनिट 5, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप CCT 6 से अगर कंपेयर करें CCT 7 के क्वेश्चंस तो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। अब यूनिट 6 देखिए, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपका, ये तो आपका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बार यूज होता है। ज्वेलरी जब परचेज करेंगे तो आपको इन चीज़ों का यूज़ करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कैरेट क्या होता है और लेबर चार्ज कितना होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सही तरीके से परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि सीटी का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, कि जिसको हम सीटी और इनसे डिनोट करते हैं वो होता है क्या एक्चुअली। ठीक है, और हमें कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए, 24 के क्या होता है। और जब भी हम ज्वेलरी परचेज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा गोल्ड परचेज करना चाहिए और उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मानिए कि आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है और आप ज्वेलरी खरीदने चले गए कोई शॉप पे, तो कैसे आप सही गलत का डिफरेंस कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से देखना। देखिए, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन शुभी एंड हर मदर एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। शुभी कह रही है अपनी मम्मी से, व्हाट आर यू गिफ्टिंग मी ऑन माई बर्थडे। देन मदर इज सेइंग, डियर आई विल बाय फॉर यू अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ गोल्ड ईयरिंग्स। देन शुभी इज सेइंग, वाओ मदर आई एम ईगरली वेटिंग फॉर देम, लेट्स गो शॉपिंग राइट नाउ। शुभी एंड हर मदर विजिट द नियर बाय ज्वेलरी शॉप। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन के बाद में वो ज्वेलरी शॉप पे चले जाते हैं। ये बोर्ड वहाँ पर शॉप के बाहर लगा होगा, तो यहाँ पर उसने सीटी देखा, शुभी ने, सीटी क्या होता है, तो अपनी मम्मी से पूछने लगी कि मॉम व्हाट डू मीन बाय 24 सीटी गोल्ड। देन मदर इज सेइंग, गोल्ड इज एलॉयड बिकॉज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इट इज़ टू सॉफ्ट फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट कैन ईजिली बी बेंट विद बेयर हैंड्स और गेट स्क्रैच्ड और मेयर्ड। सो उसकी मदर उसको बताती है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज़ टू सॉफ्ट फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब देखिए ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी मजबूत भी हो, अच्छी भी लगे और उन पर रस्ट भी ना लगे। तो उस चीज़ के लिए ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज़ होता है वो एलॉयड फॉर्म में रहता है। ठीक है,
अब एलॉयड फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि आपका 70% गोल्ड हो गया या फिर 50% गोल्ड हो गया, बाकी आपका कुछ एलॉय दूसरी मेटल उसमें इंक्लूड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा हुआ है, एन एलॉय इज एनी मिक्स ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स यूज टू गिव द मटेरियल सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाइक इंक्रीज्ड हार्डनेस, वेरिएशंस इन कलर, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स और इवन लोअर प्राइस। गोल्ड प्योरिटी कंटेंट इज कैटेगराइज यूजिंग द कैरेट सिस्टम। ये है मेन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो कैरेट सिस्टम होता है KCT, हम ज्वेलरी को कैटेगराइज करते हैं कैरेट से कि वो कितनी प्योर है। देखिए आगे क्या कहा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड टू अदर एलॉयज द गोल्ड यूज्ड इन द रिंग्स एंड अदर ज्वेलरी इज यूजुअली कैटेगराइज एज 10K, 14K, 18K, 22K एंड 24K। वी यूज K और CT और समटाइम्स KT फॉर कैरेट। ठीक है, कैरेट आपका यूनिट है वो किसके लिए यूज होती है, फॉर कैटेगराइजिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। और इसको हम डिनोट किस किस से करते हैं, K से करते हैं, CT से करते हैं और समटाइम्स हम इसको KT से भी करते हैं। अब इसके बाद क्या कहा हुआ है, द हायर द कैरेट द प्योरर द गोल्ड। ठीक है, कि जितना ज़्यादा कैरेट का रहेगा उतना ही प्योर गोल्ड रहेगा। 24K गोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर गोल्ड और 100% गोल्ड। ठीक है, 24 कैरेट। देखिए हो सकता है कि काफ़ी बार आपने अपने घर पे भी सुना होगा कि मेरा बच्चा तो 24 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने अगर कभी कहा होगा तो दिस मीन्स दैट ऑल 24 पार्ट्स इन दिस टाइप ऑफ गोल्ड आर ऑल प्योर विदाउट ट्रेसेस ऑफ एनी अदर मेटल्स। ओके, सो अगर मान लीजिए 24 कैरेट आपको कह रहा है कोई, तो 24 का मतलब है कि उसमें टोटल 100% उसमें गोल्ड होगा। सिमिलरली अगर आपको कह रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है, 22 कैरेट का गोल्ड का क्या मतलब होगा कि उसमें 22 पार्ट्स रहेंगे गोल्ड के और जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स रहेंगे वो रहेंगे अदर एलॉयज, अदर मेटल्स। ओके, तो अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि कैरेट का क्या मतलब होता है। अब क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस चीज़ को मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट किया है। शुभी ड्रॉज अ टेबल टू कैलकुलेट द प्योरिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड, चूज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ X एंड Y। यहाँ पर इस टेबल से आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर होगा। देखिए 24 के पार्ट्स ऑफ गोल्ड, 24 आउट ऑफ 24। ठीक है, और प्योरिटी इन परसेंट कितना होगा, अराउंड 100%। ठीक है, नाउ 22 के मीन्स 22 पार्ट आउट ऑफ 24। ठीक है, 22 कैरेट का मतलब होगा। और प्योरिटी कितना होगा अब इसका, देखिए एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 24 जो पार्ट्स वो है 99.9%, देन वन पार्ट कितना होगा 99.9 डिवाइडेड बाय 24। अब 22 कैरेट का तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो 99.9 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 22। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 91.7 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मतलब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, 91.7%। अब इसका मतलब क्या समझे आप कि 22 कैरेट गोल्ड रहेगा, उसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितना होगा 91.7%। ठीक है ना, ये आपको समझना है। इसके बाद 18K का मतलब होगा कि देर आर 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड आउट ऑफ 24, मीन्स यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे 18/24। ओके, और यहाँ पे परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए 75 ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिखाया हुआ है। कैसे फाइंड आउट करिए वो पता है, 24 पार्ट्स आपके अगर 100% है तो वन पार्ट कितना होगा 100/24, और 18 कैरेट का हमें पूछा तो 18/100/24 इंटू 18। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 25 3 75%। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि कैरेट का मतलब क्या होता है और आपको कौन सा कैरेट गोल्ड खरीदना चाहिए। देखिए 24 कैरेट गोल्ड रहेगा उसकी ज्वेलरी हम नहीं बनाते हैं, बिकॉज ऊपर हमने रीजन बताया है कि जो प्योर गोल्ड रहेगा वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, तो उसकी ज्वेलरी अगर बनाएंगे तो वो हार्डनेस नहीं रहेगी, जल्दी से टूट सकता है। इसलिए जो नॉर्मली अच्छी ज्वेलरी में जो यूज़ होने वाला जो परसेंटेज है वो कौन सा है, 91.7%, मीन्स 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अगर आपने सुना होगा तो कई बार कहते हैं कि ये होलोग्राम का है, वो होलोग्राम मतलब 22 कैरेट गोल्ड होता है, उसमें 91.7% ऑफ गोल्ड होता है। ठीक है, उससे अगर कम आपका कैरेट आएगा 20 कैरेट या फिर 18 कैरेट, तो उसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड उसमें ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 5 ग्राम ऑफ गोल्ड ईयरिंग वॉज 22,000। द शॉपकीपर चार्ज मेकिंग चार्जेस एट ₹1,000 पर ग्राम ऑफ गोल्ड, ऑल्सो एट GST ऑफ 18% was charged. What is the total amount that Shubhi has to pay? मतलब गोल्ड की कॉस्ट वहाँ पे कहा हुआ है कि 22,000 है। ठीक है, इसके बाद में लेबर चार्ज मतलब उसके बनाने के चार्ज कितने हैं 1,000 पर ग्राम, और वहाँ पे 5 ग्राम है तो वो कितने लगेंगे 1000 इंटू 5, 5000 ये हो जाएंगे।
ओके, तो ये कितना होगा देखो, टोटल आपका हुआ 27,000। अब इसके ऊपर क्या है कि जीएसटी लगेगा 18%, ठीक है। तो जीएसटी अब टोटल के ऊपर लगेगा, आप 22,000 पे मत लगा देना जीएसटी, ठीक है ना। तो इसका 18% कैसे फाइंड आउट करेंगे, 27,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, देन 270 इंटू 18, और इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा आपका 4860, ठीक है। इतना रुपीज़ आपका लग जाएगा जीएसटी। अब टोटल अमाउंट को कितना पे करना पड़ेगा, देखिए 27,000 प्लस 27,000 और प्लस जीएसटी, इसको ऐड करके देखिए कितना आएगा 068, देन 7 + 4 11, एंड देन 2 + 1 3, सो 31,860 रुपीज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 19th क्वेश्चन देखिए, द शॉपकीपर अप्राइज्ड शुभी अबाउट द स्पेशल स्कीम्स ऑफ 5% डिस्काउंट available if she pays through card. If Shubhi pays by card, then what is the amount that she will be charged? तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है कि अगर वो कार्ड से पेमेंट करती है तो उसको 5% ऑफ मिल जाता है। तो इसमें से हमें 5% कम करना होगा, या तो आप इसका 5% फाइंड आउट कर लीजिए और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उसको कितना पे करना होगा, या फिर आप डायरेक्ट 31,860 का 5% कम करेंगे, मीन्स 95 आउट ऑफ 100, ये सोल्व कर लीजिए। तो इसका मतलब वही होगा कि उस टोटल अमाउंट के ऊपर 5% डिस्काउंट होके ये रेट आएगा, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 31,860 इंटू 19/20, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1593। अब देखिए आपका कितना आएगा 1593 इंटू 19, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, देखिए 19 3 जार 57, देन 5, देन 19 9 जार 171, 171 प्लस 5 6, सो कैरी आपका कितना करेगा 17, देन 19 5 जार 95, देन 95 प्लस 17 112, तो 112 को यहाँ पर आएगा 2, देन आपका कैरी करेगा 11, देन 19 1 जार 19 प्लस 11, सो 19 प्लस 11 कितना होगा 30, सो 30,267 रुपीज़ रहेगा स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्काउंट शी हैज़ टू पे। तो ऑप्शन ए। ओके, एंड हियर कम्स आवर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20। Shubhi saw a beautiful ring which was made of electrum. Electrum is an alloy of gold and silver with a small amount of other metals and is white in color. The ratio of gold and silver in a sample of electrum is 9:7. If the weight of silver in that sample of alloy is 9.8 kg, then what is the weight of gold in the alloy? सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 9:7 आपका ये दिया हुआ है। रेशियो किस किसका है, रेशियो ये गोल्ड टू सिल्वर। अब देखिए क्या कहा हुआ है कि जो सिल्वर वाला पार्ट है, सिल्वर का वेट अगर 9.8 kg होगा तो गोल्ड कितना kg होगा, ठीक है। तो गोल्ड कितना kg होगा उस एलॉय में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर 7 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 9.8, तो 1 पार्ट कितना होगा 9.8/7, ये हमारा आ जाएगा 1.4। सिंपली इसको डिवाइड करिए तो 1.14 7 से 98 होता है, ठीक है। अब देखिए 7 पार्ट्स की जगह हमें क्या फाइंड आउट करना, 9 पार्ट्स, क्योंकि गोल्ड का हमें फाइंड आउट करना है। तो 9 पार्ट्स किसके इक्वल होगा 1.4 इंटू 9, सिंपली 49 जार 126, एंड वी विल पुट डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, सो 12.6 kg। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन 20 आपका सिंपल था। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करें तो इसके बाद आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों के ये डाउट थे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये आंसर की सही भी है या नहीं। तो अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। सो ये था हमारे आज की वीडियो में, इसमें हमने कर लिया CCT 7 के मैथमेटिक्स पार्ट के 10 क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।